अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ पॉलिटी, इस चैनल पर आपको सियासत की हर खबर से आगाह रखा जाएगा, चाहे वो पाकिस्तान की सियासत हो, चाहे वो एशिया की सियासत हो या वर्ल्ड पॉलिटिक्स हो। इस चैनल पर आपको सियासत की हर खबर मिलेगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें वॉइस ऑफ पॉलिटी। हक़ खुदरादियत यानी कि राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, ये लफ्ज़ हम बहुत अरसे से सुनते आ रहे हैं। ये आवाज़ जो है वो कश्मीर में भी सुनाई देती है, ये आवाज़ हमें फ़लस्तीन में भी सुनाई देती है। लेकिन असल में ये हक़ खुदरादियत है क्या और क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है? और दूसरी चीज़, जो यूएनओ जो बहुत बड़ा दावेदार बनता है इंसानियत का, यूएन चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, उसमें इसकी क्या एग्जिस्टेंस और क्या प्रैक्टिकली इसको देखा जा सकता है, क्या फिर सिर्फ एक ज़बानी कलामी आज तक हम इसको देखते आ रहे हैं। तो ये हम इस वीडियो में इस बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन या फिर हक़ खुदरादियत, इस लफ्ज़ का मायने क्या है? इस लफ्ज़ के मायने है कि कोई भी ऐसा रीजन हो, जैसे कश्मीर, वो स्टेट नहीं है, कंट्री नहीं है, वो एक रीजन है, ठीक है। फ़लस्तीन जो कि एक कंट्री है, एक स्टेट है। कोई भी ऐसा रीजन, कोई भी ऐसा स्टेट, उसके पास ये राइट है कि वो इंडिपेंडेंटली एक्ट कर सकता है, ठीक है। और दूसरी, वो एक उसको रिकग्नाइज़ किया जाता है, वो यूएन के कागज़ों में या यूएन के जो है वो रिकग्नाइज यूएन कर लेता है कि ये स्टेट जो है या ये रीजन जो है वो एग्जिस्ट करता है। अभी कश्मीर की तो कोई इतनी एग्जिस्टेंस है ही नहीं, ठीक है। जैसे जब आर्टिकल अबॉलिश किया गया था, 375 आर्टिकल अबॉलिश किया, उसके बाद तो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, उसकी आइडेंटिटी को ख़त्म करके उसको इंडिया का पार्ट बना दिया गया था, ठीक है। उसकी तो आइडेंटिटी ख़त्म हो गई थी, वो ऑब्वियसली हमेशा इंडिया उसको क्लेम करता है और इंडिया की ही वहाँ पे जो है इस वक्त पूरा राइट है। पाकिस्तान का तो कोई नहीं है, तो यानी कि डिक्लेरेंस है कि वो जो है वो इंडिया का है, यानी कि उसके पास हक़ खुदरादियत नहीं है कि वो किसके साथ चाहता है होना, या फिर वो किसका पार्ट बनना चाहता है, या फिर खुद इंडिपेंडेंट स्टेट बनना चाहता है। ये होता है राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, कि उस पर डिपेंड करता है वो करना क्या चाहता है, ठीक है। वो इंडिपेंडेंटली एक्ट करना चाहता है, वो किसी के साथ रहना चाहता है, किसी का पार्ट बनना चाहता है, ये उस पर डिपेंड करता है। दिस इज़ कॉल्ड राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन या फिर हक़ खुदरादियत, यानी कि हर किसी के पास ये अख्तियार होना चाहिए कि वो अपना फ़ैसला खुद कर सके। और ये यूएन भी खुद कहता है कि हर एक स्टेट का अपना एक राइट, एक सॉवरेनिटी है, और जब उस स्टेट में कोई भी इंटरफेरेंस चलता है तो हम उसकी सॉवरेनिटी को हिट करते हैं, क्योंकि हर स्टेट के पास इख्तियार है कि वो इंडिपेंडेंटली एक्ट कर सकता है, अपने फ़ैसले खुद कर सकता है। जैसे कि जब हम इमरान खान की पॉलिसी की बात करते हैं, इमरान खान की पॉलिसी में यही था कि हमें अपने काम खुद करने चाहिए, हम अपने फ़ैसले खुद करें, हमारे कोई बंदा हमारे फ़ैसले ना करे। ये चीज़ आती है आपको राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का एहसास दिलाती है। अब जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो कश्मीर क्या था? जब पाकिस्तान ने इंडिपेंडेंस गेन किया तो उसके बाद हमारा जो इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट की वजह वो क्या है? कश्मीर इशू ही है। कश्मीर इशू पर ही जो है हमारे आज तक जो है वो ताल्लुकात बेहतर नहीं आए, क्योंकि जब भी हम टेबल टॉक की बात करते हैं हमारे बीच में एक पॉइंट आ जाता है कि कश्मीर इशू को कब सॉल्व किया जाएगा। हमारे जो है अच्छे फ्रेंडली रिलेशन ना होने की वजह ही कश्मीर इशू है। तो इस चीज़ को क्या, ये चीज़ शुरू कहाँ से हुई और अब तक सॉल्व क्यों नहीं हुई, ये भी, और यूएनओ का इसमें क्या रोल है, तो इसकी एक इम्पॉर्टेंट बात करेंगे, इस पर एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे। हमें बताया कि 1947 के बाद जो है जंगें जितनी भी हुई वो कश्मीर पर ही हुई हैं हमारी। तो ये जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों के एक अलग मुल्क की डिमांड की थी, तो हमारा तो सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि हम मुसलमान मुल्क बनाना चाहते हैं, यानी कि इस्लाम के नाम पर मुल्क बनाना चाहते हैं। अब जब इस्लाम के नाम पे मुल्क बनाना था, जाहिर सी बात है हमने यही कहना था कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ है वो हमें दे दिए जाएँ। और उस वक्त कश्मीर में जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ थे, वो जो मुस्लिम मेजॉरिटी थी वो मुस्लिम्स की थी, ठीक है। वहाँ पे मुस्लिम्स रहते थे, मुसलमानों की मेजॉरिटी थी, एग्जिस्ट करती थी, तो वो वहाँ पे थे। तो जाहिर सी बात है कश्मीर हमारा ही पार्ट बनना था, और ये नज़र भी आ रहा था। लेकिन जब एक डिक्लेरेंस हुई, जो है इंडिपेंडेंस, ये सारा का सारा स्टेट्स को डिवाइड किया गया, सब कुछ किया गया, तो कश्मीर को इंडिया का पार्ट बना दिया गया, कश्मीर को इंडिया को दे दिया गया, जो कि एक नाइंसाफ़ी थी। उसके बाद बहुत सारे ऐसे एरियाज थे
जैसे हैदराबाद, दक्कन है, जूनागढ़ है, ये सारे एरियाज़ भी उनको दे देंगे। हालांकि यहाँ पे भी मुस्लिम मेजॉरिटी थी, लेकिन ये कश्मीर पर पर्टिकुलर हमारा जो है वो एक फोकस था कि कश्मीर जो है, क्योंकि हमें ही मिलना चाहिए था, बिकॉज वहाँ पे मुसलमानों की अच्छी खासी मेजॉरिटी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन कश्मीर उन्हें दे दिया गया। उसके बाद जो है हमारा शुरू से यही पॉइंट रहा कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी की गई, उनको वहाँ का पार्ट बना दिया गया। हालांकि वो हिंदुज़म को फॉलो करते थे, हमेशा जब भी बात करते थे हिंदुओं की बात करते थे, कभी मुसलमानों को रखा ही नहीं था। लेकिन जब डिक्लेरेंस की बात आई तो उनको दे दिया। तो ये चीज़ जो है वो आज तक हमें डाइजेस्ट नहीं हो रही है, और ना ही हमारी अवाम इस चीज़ को डाइजेस्ट करती है। लेकिन हमारे जितने भी सियासतदान आए, हमने हमेशा यही बात की, हमारा यही पॉइंट रहा है कि उनको राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया जाए, हक़ खुदरादी दी जाए, कि वो लोग खुद डिसाइड करेंगे वो किसका पार्ट रहना चाहते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो इस वक्त कश्मीर में सिचुएशन है, कभी कर्फ्यू लगा दिया जाता है, कभी कुछ कर दिया जाता है, अटैक कर दिए जाते हैं, लोगों को बंद कर दिया जाता है, उस सिचुएशन से वो बिल्कुल आज़ाद हो जाए, खुद फैसला करें, या तो वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट रहना चाहते हैं, अपने आप को डिक्लेयर करवाना चाहते हैं, या इंडिया का पार्ट बनना चाहते हैं, पाकिस्तान का पार्ट बनना चाहते हैं, ये उनको फैसला करने दिया जाए। लेकिन खैर, इस पर आलमी मीडिया, आलमी इदारे, आलमी दुनिया हमेशा से खामोश रही है। राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का पॉइंट कश्मीर पे आके बिल्कुल सही साबित होता है कि उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि उन पर जुल्म सितम हो रहा है, और ये इंटरनेशनल फोरम पर हमेशा से डिक्लेयर बात है कि इंडिया ये सब काम करता है, लेकिन कोई नहीं बोलता। तो यहाँ पर आलमी मीडिया की या फिर आलमी दुनिया की सबसे बड़ी हार है कि जस्ट लफ्ज़ी कलामी या जो है उन्होंने अपने चार्टर में शामिल किया है, लेकिन इसकी कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। और ये ख़ुद कहा जाता है कि किसी चीज़ को आप पेपर में, कॉन्स्टिट्यूशन में तो शामिल कर लेते, जब इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं करते तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। और यही चीज़ यूएनओ की है कि यूएनओ बहुत सारी चीज़ों में फ़ेल हो गया है। कोई भी इशू है वो यूएनओ सॉल्व नहीं कर पा रहा, चाहे वो इस्लामोफोबिया है, चाहे वो म्यांमार में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, चाहे वो सीरिया में हो रहा है, चाहे वो फ़लस्तीन में हो रहा है, चाहे वो कश्मीर में हो रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? क्योंकि इन सारी वॉर्स में जो पूरी दुनिया का सुपर पावर है वो इस चीज़ में शामिल होता है। इसी वजह से आज तक हम सब जो हैं वो इन सारे इशू में स्टक होके रह गए, और आज जब तक वो इन सब चीज़ों से नहीं निकलेगा तब तक वो हमें भी नहीं निकलने देगा। इसलिए हम सब जो है एक तरह से हम जो है पपेट के तौर पे एक्ट करते हैं कि कोई ना कोई इशू को हर साल जो है हवा दे दी जाती है, वो इतना हाई कर दिया जाता है कि हमारा हर चीज़ से ध्यान उठ के हम उस तरफ हो जाते हैं। अब फ़लस्तीन की बात की जाए, फ़लस्तीन की एग्जिस्टेंस सदियों से चलती आ रही है। बैतुल मुक़द्दस हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसराइल 1948 में बना था, 1947 में पाकिस्तान बना, 1948 में जो है इसराइल बना। इसराइल ने बनने के बाद फ़लस्तीन को हासिल करने की कोशिश की। फ़लस्तीन की एग्जिस्टेंस तो बहुत सदियों की है, बैतुल मुक़द्दस वहाँ पे एग्जिस्ट करता है, वो लोग बहुत अरसे से वहाँ रह रहे हैं। एक स्टेट जिसको बने हुए ही हमें बने हुए 75-77 साल हो गए, उन्हें बने हुए हमसे 1 साल बाद ही बना था, ठीक है। और फ़लस्तीन को बने हुए सदियाँ हो गई हैं। उस स्टेट को हासिल करना या उस स्टेट पर अपना कब्ज़ा जमाना, जस्ट कि नो डाउट उनका भी एक अकीदा है, जो जूइश जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, यहूदी एग्जिस्ट करते हैं, मुसलमान एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन आप उस स्टेट को जस्ट अपनी नेशनल इंटरेस्ट, जो उनके नेशनल इंटरेस्ट है, क्योंकि सियासी ज़बान में बात की जाए तो वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करना चाहते हैं, वो अपनी टेरिटरी को इंक्रीज़ करना चाहते हैं। वही बात होगी कि कलोनियलिज्म को दोबारा से उजागर किया जा रहा है, लेकिन कुछ जो है अलग अलग स्टेटमेंट्स में जो है इसको डिफेंड किया जा रहा है कलोनियलिज्म को, क्योंकि वो अपनी टेरिटरी को इंक्रीज़ कर रहे हैं। फ़लस्तीन पर बहुत सारे ऐसे फ़लस्तीन के इलाके हैं जिन पर वो पहले ही कब्ज़ा कर चुका है, अब जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। उसका जो मेन टारगेट है वो यरूशलेम है, उनका एक अपना अकीदा है। हम किसी के अकीदे को जो है नुकसान नहीं पहुंचाते या उसको गलत नहीं कहते, लेकिन इस वक्त ह्यूमन राइट्स वायलेशन, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, ये बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, इन पर अटैक हो रहा है। और ये यूएन के चार्टर का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो फेलियर है वो यूएन की है। राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, जो कि हमेशा यूएन जो है आलमी इदारे बात करते हैं कि एवरी स्टेट इज़ इंडिपेंडेंट, वो अपने फैसले खुद कर सकते हैं, खुद जो है अपने खुद मुख्तार हैं,
खुद अपने स्टेट को चला सकते हैं, कोई किसी स्टेट में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। लेकिन इसके बरअक्स ही हमेशा काम हुआ है कि एक स्टेट, पावरफुल स्टेट्स हमेशा छोटे स्टेट्स को जो है वो टारगेट करते हैं, उनमें वॉर स्टार्ट करते हैं और उसके बाद जो है अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए जो है उसको एक नाम दे देते हैं कि यहाँ पे टेररिज्म है, यहाँ पे ये है। और उसके बाद जो है वो दुनिया को ये पैगाम देते हैं कि हम तो जो है वो टेररिज्म को ख़त्म करने की कोशिश आ रहे हैं। कि 9/11 के वाक़े के बाद अब तक हम यही सारी चीज़ें देखते आ रहे हैं और हर साल देखा जाए तो एक ना एक मुसलमानों की स्टेट में जो है एक इशू चला दिया जाता है कि मुसलमान उस तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं और आवाज़ें खाने लग जाते हैं ताकि उनको इस तरफ लगाकर अपने इंटरेस्ट को सिक्योर किया जाए। सो आज ये बात करने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि हम ही हैं जो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं और जितने पॉइंट्स जो यूएन के चार्टर में एडेड हैं वो सिर्फ उनके अपने काम आते हैं, हमारे काम इनमें से एक भी नहीं आया और कभी भी आलमी दुनिया में हमारी कोई बात को भी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें वॉइस ऑफ पॉलिटी। अल्लाह हाफ़िज़।